गुड इवनिंग अंकल सैम, हाउ आर यू? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो रवि, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। और रवि बताओ, स्कूल में क्या चल रहा है और आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है? अंकल सैम, कल हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया गया। ये तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगा। हाँ रवि, ये थोड़े से मुश्किल जरूर हैं, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके प्रिंसिपल पता होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या उनके आधार हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये 9 प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग के 9 प्रिंसिपल हैं, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें उसके प्रिंसिपल को समझना चाहिए। हाँ अंकल, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि बिना प्रिंसिपल्स को जाने हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। हाँ रवि, तो फिर शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रिंसिपल के साथ, और जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग बॉडीज हैं। ठीक है, और ये एक नहीं है, दो हैं। सबसे पहले ये बात समझ लो। तो बिजनेसमैन बिजनेस को क्या देता है? बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देता है, और उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, और बिजनेस वापसी में क्या देता है बिजनेसमैन को? बिजनेस वापसी में देगा ड्राइंग्स, बिजनेस उसको वापस में देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी हमें बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक नहीं मानना है। बिजनेस अलग चीज है और उसको चलाने वाला बिजनेसमैन अलग होता है। थैंक यू अंकल, ये तो काफ़ी आसान था। अच्छा, ये जो दूसरा प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये क्या है? हाँ रवि, तो जो दूसरा प्रिंसिपल है जिसको कि बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये कहता है कि हमें जब भी हम अपने अकाउंट्स को लिखेंगे तो हम उसको पैसे की भाषा में लिखेंगे। मतलब ऐसी चीज जो कि पैसे में एक्सप्रेस करी जा सकती है, या पैसे में उसको नापा जा सकता है, उसी चीज को हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। चाहे वो रुपए हैं, चाहे वो पाउंड हैं, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे वो यूरो हैं, मगर वो लिखी जाएगी पैसे को दिखाते हुए। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम कई चीज़ों को नहीं लिख सकते, कई चीज़ों को हम पैसे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि दया, सेवा, देश प्रेम, ममता। तो ये चीज़ें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी इनको लिखा नहीं जा सकता। अब आते हैं हम थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, ये कहता है कि हमें किसी भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट ऑन लॉस निकालना है या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो पहले हमें उसका एक पीरियड निर्धारित करना पड़ेगा, एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ओके, ये समय सीमा 1 साल भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, इससे कम और ज़्यादा भी होती है, मगर हमें एक पीरियड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक पूरे बिजनेस का एक लाइफ मान लीजिए एक, और उस लाइफ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और उस हर एक भाग को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और इसी पीरियड को हम पहले या दूसरा या पीरियड से तुलना करते हैं, कौन सा अच्छा रहा, कौन सा बुरा रहा। ठीक है, तो यह होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अरे वाह अंकल, ये तो काफ़ी आसान लग रहा है। चलो रवि, ये तो अच्छा है। और अब हम आते हैं चौथे प्रिंसिपल की तरफ, जिसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लिखते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है उसमें कि हम उस बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट ज़रूरी जानकारी उसमें लिखें। ठीक है, और ये जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब पूरी पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन हमें साफ साफ अकाउंट्स में लिखनी चाहिए। ठीक है, ये है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब हम आते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल की तरफ। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी ज़रूरी जानकारी हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देनी है। किनको? हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी लोग जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो भी हमारा फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, उनको हमारे अपने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी जानकारी देनी है कि क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाए। ऐसी कुछ चीज़ जो कि डिसीजन लेने में ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूर डालनी चाहिए, ये डालनी होगी, ठीक है। और अब हम आते हैं सिक्स प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हम अकाउंट्स लिख रहे हैं तो जो अकाउंटेंट हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सपेंस के लिए उन्हें अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए पहले से। अगर कोई उससे खर्चा या कोई ऐसा लॉस होने का उनको अंदेशा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ हुआ नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें उसका प्रावधान व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकम होने की अगर उम्मीद है तो उसको नहीं मानना है जब तक कि इनकम वाकई ना हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसका एक और एग्जाम्पल है कि हम जब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस कम है कि कॉस्ट प्राइस कम है। जो दोनों में से कम होगी, क्लोजिंग स्टॉक को उसी वैल्यू पे लिखा जाएगा। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का एक अच्छा उदाहरण है। अरे वाह अंकल, अब तो ये काफ़ी अच्छा और आसान लग रहा है। तो रवि, हम अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम कॉस्ट प्रिंसिपल। 7वें नंबर का प्रिंसिपल है। और कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जो भी हमारे अपने फिक्स एसेट्स को जब भी लेते हैं तो उसको हम किस वैल्यू पे लिखेंगे? उसको लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। वो प्राइस जो हमने उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए या उसको पाने के लिए पे करिए, वो प्राइस लिखी जाएगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हरदम। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद मार्केट वैल्यू उसकी बदल जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए साल के एंड में, लेकिन वो नहीं मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? जो प्राइस हमने पे करी है वो प्राइस ही लिखी जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाए, जो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन जो आधार रहेगा, जो बेस रहेगा, वो रहेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब हम आते हैं 8th प्रिंसिपल की तरफ, 8वें प्रिंसिपल की तरफ, जिसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। और ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमें उस पर्टिकुलर साल का रेवेन्यू और उस पर्टिकुलर साल का एक्सपेंस को मैच करना है, को मिलाना है या कंपेयर करना है। किस लिए? हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको उस साल में एडवांस मिला हो, या आपने कुछ एडवांस दे दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ मिली ना हो, मिलनी चाहिए लेकिन मिली ना हो क्रेडिट पे। तो आपको उन सबको कंसिडर करना है, आपको उस चीज़ को कंसिडर करना है कि जो चीज़, जो एक्सपेंस या जो इनकम उस साल से रिलेट करती है, उसी चीज़ को आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकालेंगे। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस साल मिली, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो क्या इस साल के लिए थी। अगर वो इस साल के लिए थी तो वो इस साल के प्रॉफिट और लॉस में आएगी, ठीक है। और इस साल के लिए नहीं थी तो इस साल के प्रॉफिट और लॉस निकालते वक्त उस चीज़ को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। थैंक यू अंकल, ये तो बहुत आसान है। अब तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आ रही हैं। अब तो ये बहुत आसान भी लग रहा है। हाँ रवि, तो अब हम आखिरी प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, जिसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि ये आप जब अकाउंट्स में जब आप सीखोगे, आप जब अकाउंटिंग का वर्क शुरू करोगे, तब इसको आप बार बार अप्लाई करोगे, देख लेना। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे असेट्स और हमारी लायबिलिटीज़ हरदम बराबर रहेंगी। टोटल लायबिलिटीज़ मतलब दोनों मिला के, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, अंदर की और बाहर की, ठीक है। तो समझने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि हमारे असेट्स जो होते हैं वो हमारे कैपिटल यानी पूंजी और लायबिलिटी के बराबर होंगे, ठीक है। असेट्स कहाँ से पैदा होंगे? या तो कैपिटल से पैसा आएगा या लायबिलिटी से उधार लिया हुआ होगा, तो वो असेट्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो बैलेंस है, ये कभी बिगड़ता नहीं है, ये एकदम हरदम रहेगा, मतलब, ठीक है। असेट्स हरदम कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर रहेंगे, ठीक है। या ये कहें कि लायबिलिटी जो और लायबिलिटी और कैपिटल को मिला के ही असेट बनते हैं, ठीक है। और
बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, वो इस चीज़ को मानते, इस चीज़ को बैलेंस बना के बढ़ते रहेंगे। जब भी हमारे कभी असेट्स में बढ़ेगा, कुछ बढ़ता है या कुछ कम होता है, तो उसी तरीके से हमारे कैपिटल और लायबिलिटी में भी कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारे कहीं ना कहीं कुछ असेट आया है, इसी वजह से लायबिलिटी बढ़ी है। या हमारे अगर मान लीजिए लायबिलिटी कम हुई है तो हमने हमारे कैश दिया है या कुछ कम किया है, तो जैसे लायबिलिटी कम हुई उसी तरह से असेट्स भी हाथों हाथ कम हो गया। ये है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अरे वाह अंकल, आपने तो ये सारे प्रिंसिपल बहुत आसानी से समझा दिए। अब मैं कभी इसको भूल नहीं पाऊंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी ही नया वीडियो लेके आने वाले हैं। अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।